हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग आर एस शर्मा का एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 31 फ्रॉम एंशियंट टू मिडिवल। ठीक है, तो इससे पहले ना हम लोग 30 चैप्टर्स तक आर एस शर्मा से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, आपको ना एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आर एस शर्मा की अगर हम बात करूँ ना तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है एंशियंट हिस्ट्री को कवर करने के लिए। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और सारा कुछ जो भी आप देखते हो, देखो एंशियंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो एंशियंट हिस्ट्री का काफी टाइम तक ना हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है अवेलेबल, राइट। काफी सॉलिड प्रूफ्स नहीं है हमारे पास अवेलेबल। तो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो आपको ना चीजें मतलब इतनी आसानी से लिखी हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। वो सारा कुछ आप देखोगे आर एस शर्मा में है। ठीक है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी। तो बस यही था, अब आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर रहने वाला है आपका 31, ये टोटल 4 पार्ट्स में रहने वाला है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। आज हम लोग कवर करेंगे सोशल क्राइसिस एंड अग्रेरियन चेंजेस, देन राइज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, एंड तीसरा टॉपिक है न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी। ये 3 टॉपिक आज कवर करेंगे और बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज हम लोग कर रहे हैं सोशल क्राइसिस एंड अग्रेरियन चेंजेस। अब एक चीज आप लोग देखो, सबसे पहले ना टाइमलाइन समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री आपका 600 एडी तक है। ठीक है, मतलब कि 6th सेंचुरी तक है। इसके बाद से हम लोग मिडिवल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मिडिवल आपका 600 एडी से लेके कुछ आपका 1700 या फिर 1750 एडी, मतलब इसके आसपास तक आपका मिडिवल चलता है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक डेट डिसाइड कर दी है कि आज है 10 तारीख, तो 10 तारीख के बाद से अब सडनली मिडिवल स्टार्ट हो जाएगा और 10 से पहले एंशियंट हिस्ट्री रहेगा। ऐसा नहीं होता। ये जो चेंजेस है ना, ये टाइम के साथ साथ ये जो ट्रांजिशन है बहुत धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, तो वही है, ये जो चैप्टर है आपका ये उन्हीं ट्रांजिशन की बात कर रहा है कि कैसे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से मिडिवल हिस्ट्री की तरफ जो हम लोगों ने शिफ्ट किया ना, वो शिफ्ट कैसे हुआ, वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, वो चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास सोशल क्राइसिस एंड अग्रेरियन चेंजेस। अब देखो, एंशियंट इंडिया से मिडिवल इंडिया की तरफ ट्रांजिशन आपका एक दिन में तो हुआ नहीं, धीरे धीरे हुआ। और ये जो धीरे धीरे हुआ, इसमें जो पहला स्टेप आप कह लो, ये पहला जो ट्रिगर पॉइंट था ना, जहां से मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग मानते हैं कि होनी शुरू हो गई थी, वो है लैंड ग्रांट्स का सिस्टम। ठीक है, अब देखो, आपको पता है एक टाइम था जब सभी को सैलरीज मिल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, पहले समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। देखो, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा आपका टैक्सेस की वजह से। ठीक है, अगर किंग के पास, राजा के पास टैक्स आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है, तो इन टैक्स के पैसे से वो क्या कर पाएगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला पाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मतलब क्या है कि जो भी उनके अंदर ऑफिशियल्स हैं उनको सैलरी दे पाएगा। जो भी उनके अंदर मिलिट्री है, चलो मिलिट्री का भी सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, उसको मेंटेन कर पाएगा। मिलिट्री आपका मेंटेन करना जरूरी क्यों था, क्योंकि अगर मिलिट्री मेंटेन इन्होंने नहीं किया तो उस टाइम का सिस्टम था ये कि अगर राजा को पावरफुल बनना है, राजा को ये साबित करना है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उसको अपना एरिया जो है एक्सपैंड करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा राजा जो है या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा। तो अगर वो जीत गया तो उसकी टेरिटरी सुरक्षित है, अगर वो हार गया तो उसका एरिया जो है वो नए राजा के पास चला गया जिसने उसको हरा दिया। तो इसी वजह से मिलिट्री अपनी स्ट्रांग रखना उस टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और आपकी मिलिट्री अगर स्ट्रांग है तो आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है ये भी मेंटेन रहेगा, क्राइम्स नहीं होंगे, राइट। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया चलेगा तो आपको आपका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया चलाने के लिए क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये तो हो गई टैक्स की बात। अब इसी कहानी का दूसरा हिस्सा क्या है कि हमारी सोसाइटी उस टाइम में ना वर्ण सिस्टम के हिसाब से चल रही है। वर्ण सिस्टम का मतलब क्या है कि उस टाइम में क्या है, वैश्या है, शूद्र हैं। पहले ये क्यों लिखा मैंने, तो इनका काम क्या है, ये आपके फार्मर्स हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो ये लोग कर रहे हैं। तो टैक्सेस भी कौन दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ब्राह्मण्स को तो ज्यादातर लैंड ग्रांट्स और ज्यादातर टैक्सेशन वगैरह से छूट मिल जाती थी। ठीक है, तो ब्राह्मण इसके अंदर काउंट नहीं होते हैं, वो ज्यादातर अपना रिलीजियस वर्क पे फोकस करते थे। जो भी उनको दक्षिणा वगैरह मिलती थी टेम्पल वगैरह से, वो सारा ब्राह्मण का है, उस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी उनकी अपनी पर्सनल इनकम है। तो सिमिलर वही चीज है, तो टैक्स कौन भर रहा है, वैश्यास भर रहे हैं। अब आते हैं शूद्र पे। शूद्र आपके कौन है, लेबरर्स हैं। कौन है ये लोग, लेबरर्स हैं। अब इनसे ना
कई बार ऐसा हुआ है, इनको एक्सप्लॉइट किया गया है, इनसे काम करा लिया गया है, इनको पैसे नहीं दिए गए हैं, अनाज नहीं दिया गया है, जिसके कारण ये जो पूरी कम्युनिटी है शूद्र की, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है? बहुत वीक हो गए हैं। तो देखो स्टार्टिंग में तो लोगों को जब समझ नहीं है और देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक होता है ब्रेन वॉशिंग का सिस्टम, राइट? वो कब से स्टार्ट होता है जब आप लोग अपने टीनेज ईयर्स में होते हो, राइट? बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं होता, इनोसेंस होता है। तो अब होता क्या था जैसे किसी शूद्र के जो बच्चे होंगे वो भी शूद्र ही कहलाएँगे। तो वो लोग ये चीज़ देखते थे कि मेरे जो फादर हैं या मेरी जो मदर हैं, वो काम कर रहे हैं खेतों में जाके, ठीक है? और उसके बदले उनको थोड़ा-सा अनाज मिल रहा है, उसी से हमारा घर चल रहा है। और ये उस टाइम का माइंडसेट था, डाल दिया जाता था कि आप लोगों ने ना पहले बहुत बेकार कर्म किए हैं, इस वजह से आप एज़ अ शूद्र जो है पैदा हुए हो, ठीक है? नाउ अब ये थिंकिंग है, अब वो जो बच्चा वो ये पूरा सिनेरियो देख के पूरा वो समझ रहा है सोसाइटी को, अभी बड़ा हो रहा है, तो उसके माइंड में भी ये चीज़ आ गई है कि मैं भी शुद्ध हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे भी ऐसी ही लाइफ़ जीनी है, ठीक है? तो ये चीज़ ये जो ब्रेन वॉशिंग का सिस्टम है, ये काफ़ी टाइम तक आपका चलता रहा, ठीक है? अंटिल अब ये जो प्रोग्रेस है वो धीरे-धीरे आना शुरू हुआ जब लोगों ने ऐसा किया जैसे जो शूद्र है, मान लो अब उनको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया है, तो अब ऐसा बोला जाता है नहीं तुम शूद्र हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि तुम निचली कास्ट के हो, पढ़ना सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण्स को अलाउड है, ठीक है? तो ठीक है, एक बच्चा चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये हर किसी का मतलब हर किसी के पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। ज़्यादातर लोग जो है ऐसे भी थे उस टाइम में जो रिवोल्ट करना चाह रहे थे इस चीज़ के अगेंस्ट कि क्यों नहीं पढ़ना? कहाँ लिखा है? क्यों लिखा है? क्या पाप किया है मैंने? मुझे तो ध्यान नहीं है। तो ये जो जागरूकता है ना, ये लोगों में बहुत धीरे-धीरे आई, ठीक है? तो एक टाइम ऐसा आया जब शूद्र आपके थोड़े मतलब जागरूक हो गए, उनको ये चीज़ पता लग गई कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये चीज़ कहीं लिखी हुई नहीं है और जहाँ लिखी हुई भी है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, किस बेसिस पे लिखा हुआ है, अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो उसका उसकी पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है पहले, ठीक है? ये न्यू लाइफ़ है, मैं नए तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ, मैंने ये फैमिली नहीं चूज़ की, ये मेरी डेस्टिनी का हिस्सा था, लेकिन अब मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पढ़ना है, तो उसमें जस्ट बिकॉज़ मैं किसी कास्ट से नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ूँगा, ये कहीं से भी मेरे दिमाग में सेंस नहीं बना रही हैं ये चीज़ें। तो ये जो रेवोल्यूशन है ना शूद्र कम्युनिटी में ये काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है? अब ये चीज़ ध्यान रखना क्यों समझाया मैंने आपको, अभी आगे बताऊँगी मैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके क्षत्रिय। अब क्षत्रिय तो हमें पता ही है क्षत्रिय क्या करते थे, क्षत्रिय आपके किंग हैं, राइट? इनका काम ही है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सँभालना, राजा कौन बनेगा? क्षत्रिय बनेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये माइंडसेट था। अब बात ये है क्षत्रिय क्या करता है मुझे बताओ? किंग का काम क्या है? किंग अगर लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो बदले में किंग लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, राइट? अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू ही किया था, हम लोगों ने राजा वाला कॉन्सेप्ट समझा ही था कि राजा का कॉन्सेप्ट आया कैसे? तो किसी सोसाइटी में जैसे मान लो 100 लोग रह रहे हैं, चलो 100 भी नहीं पहले 10 लोगों से शुरुआत करते हैं। 10 लोग रह रहे हैं एक एरिया में, ठीक है? अब बात ये है यहाँ 10 लोग हैं, यहाँ 20 लोग हैं, यहाँ 30 लोग हैं। अब आपस में लड़ाई होने के चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि मान लो किसी सेम जंगल में आप लोग रह रहे हो, हंटर गैदरर्स हो, फ्रूट खाओगे तो कोई दूसरा भी उसी पेड़ से फल खाएगा। जो भी है तो आपस में लड़ाई होना है मतलब लाज़मी है, लड़ाई तो होगी ही होगी। तो अब इस चीज़ में क्या करेंगे तो हमारा एक लीडर बन जाता है। वो लीडर क्या बोलता है, वो लीडर ये बोलता है कि आप लोग जाओ, जो भी आपको हंटिंग गैदरिंग का काम करना है करो, मैं आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग था, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था, तो ठीक है हमने उसकी बात मान ली। अब उसने हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, उसने हमें गाइड किया कि 4 लोग आएँगे तो हमें ऐसे उनसे लड़ना है, ये करना है, हमें मतलब गाइड करने का काम उसने किया और बदले में हमने उसकी बात सुनी। तो ऐसे कर के आपका पहले 10 लोग फिर 100 लोग ऐसे कर के पूरा आपका किंग का सिस्टम जो है बन के आया है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो अब वही चीज़ हुई यहाँ पे। अब क्षत्रिय जो राजा है वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, बदले में मैं उसको टैक्स दूँगा, ठीक है? अब दूसरा है लास्ट है मतलब ये ब्राह्मण्स। अब ब्राह्मण्स का तो हमको पता ही है इनका काम क्या था? इनका काम था रिलीजियस वर्क जो भी होता है वो सारा ब्राह्मण सँभालेंगे। ये बहुत ज़्यादा एलीट क्लास में माने जाते थे, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। अगर कोई क्राइम कर रहे हैं ये लोग तो इनको उतनी सीवियर पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। कई केसेस में तो पनिशमेंट भी नहीं इनको दी जाती थी, ठीक है? तो ये पूरा सिनेरियो है उस टाइम की सोसाइटी का। अब एक बात बताओ मुझे, राजा जो है कैसे काम कर पा रहा है क्योंकि उसको टैक्स मिल पा रहा है। अगर कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे राजा को टैक्स मिलना बंद हो जाए, तो राजा क्या करेगा उस केस में? अगर राजा को टैक्स ही नहीं मिलेगा तो क्या वो अपनी मिलिट्री को अच्छे से सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सैलरीज़ कैसे देगा लोगों को? और लोग जो हैं राजा के लिए मिलिट्री का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है इसके बदले उनको सैलरी मिलेगी तो उनको ऐसा अलग से कोई खेती-बाड़ी नहीं करनी पड़ेगी। वो चीज़ें खरीद सकते हैं उन पैसों से, राइट? तो एक तो ये हो गया और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो सँभालने का काम लोग कर रहे हैं, वो भी सैलरी के लिए ही कर रहे हैं, राइट? लेकिन जब टैक्स ही उनको नहीं मिल रहा है, तो सैलरी कैसे देंगे राजा? जब राजा सैलरी ही नहीं देगा, तो लोगों को खेती-बाड़ी ही करनी पड़ेगी ना, लोगों को खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि उनका घर चल पाए, फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। तो अब ये पूरा सिस्टम आ चुका है, ठीक है? अब आते हैं इधर
आपका इस टॉपिक पे। तो पहले ये समझते हैं की आइडिया। द मेन फैक्टर दैट ट्रांसफॉर्म्ड एंशिएंट इंडियन सोसाइटी इनटू मिडिवल सोसाइटी वाज द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स। तो जो मेन रीजन था, मतलब फर्स्ट आप कह सकते हो स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन का, एंशिएंट से मिडिवल की तरफ जाने का, वो क्या था? लैंड ग्रांट का सिस्टम। लैंड वाज गिवन मेनली बाय किंग, किंग देते थे लैंड ग्रांट टू प्रीस्ट, मॉन्क्स एंड ऑफिशियल्स, और इन तीन लोगों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। तो जो लैंड ग्रांट दे रहा है उसको डोनर कहा गया, जो ले रहा है उसको रिसीवर कहा गया, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शूद्र काफी टाइम तक तो वो लोग चुपचाप काम कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उन लोगों को समझ में आने लग गया कि सोसाइटी को चला कौन रहा है, हम ही लोग चला रहे हैं। अगर किसी के पास कोई जमीन है, उस पे मैं ही नहीं जाऊंगी काम करने के लिए, क्योंकि मुझे तो वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत बचा कुचा सामान ही मिल रहा है जिससे बेरली ही मेरा घर चल पा रहा है, तो मैं क्यों जाऊं काम करने, ठीक है। तो ये जब माइंडसेट आ गया ना लोगों के अंदर, तो लोगों ने, शूद्र कम्युनिटी ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया क्या करना स्टार्ट कर दिया? रिवोल्ट। वैश्यास ने और शूद्र ने, ठीक है। उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, उन्होंने जो फोर्स लेबर का काम होता है वो करने से मना कर दिया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये, जो आपके अपर वर्ण के लोग थे ना, वो लोग डर गए, ठीक है। उनको ऐसा लगने लग गया कि अब हमारी कौन सुनेगा। जब देखो, एक राजा तभी अपनी, मतलब तभी जजमेंट दे सकता है जब सामने वाला उसकी बात सुनेगा कि आपको ऐसा करना है। पर सामने वाला जब बात सुनेगा ही नहीं, तो राजा के होने का मतलब फायदा क्या है? तो अपर वर्ण के लोगों को ये समझ में आने लग गया कि वर्ण सिस्टम जो है वो ब्रेक होने लग गया है, ठीक है। और ये इसीलिए होने लग गया है क्योंकि लोग जो है वो रिवोल्ट करने लग गए हैं। तो अब लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपका जो फोर्स लेबर का काम वगैरह होता था वो करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हर तरीके से रिवोल्ट चल रहा है। तो इस सिस्टम के बीच में राजा ने शुरू किया लैंड ग्रांट्स का सिस्टम। राजा ने सोचा कि अगर मैं अपने लोगों को सैलरी नहीं दूंगा तो ये लोग कल से काम पे तो आएंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, सैलरी भले ही मैं ना दे पाऊं, मैं लैंड ग्रांट का सिस्टम शुरू कर देता हूँ। तो सैलरी ना देके लैंड ग्रांट का सिस्टम आपका इस वजह से शुरू हुआ था, ठीक है। अब होगा क्या, लैंड ग्रांट का जब सिस्टम बढ़ जाएगा एक टाइम के बाद में, तो अब देखो, जो लैंड ग्रांट दे रहा है राजा, उस लैंड पे राजा ना टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ना जो आपके ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं राजा के, जो आपके मंत्री वगैरह, वो लोग भी नहीं जा सकते, सोल्जर्स वगैरह उस लैंड पे नहीं जा सकते। तो जैसे मुझे वो लैंड ग्रांट में मिला है, तो अल्टीमेटली मैं ही मालकिन हूँ उस लैंड की, ठीक है। अब राजा का कोई भी कानून कि आपको इतना टैक्स देना है, ये देना है, वो मेरे लैंड पे नहीं चलेगा। तो अब इससे होता क्या था, जैसे जो फोर्स लेबर राजा के लिए काम करने से मना कर रहे हैं, या इन जनरल जो रिवोल्ट कर रहे हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक काम करो, आप मेरे खेत पे काम करो, जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसका 50%, 40% या 30% जितना भी होगा मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। या अगर आपको वो अनाज नहीं चाहिए तो मैं आपको सैलरी मैं आपको दे दूंगी। मैंने ये शूद्र को बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो शूद्र कम्युनिटी भी खुश की, ठीक है भाई, राजा तो इतना ही दे रहा था इसलिए हम रिवोल्ट कर रहे थे, ये हमें इससे ज्यादा तो देंगे, तो हम यहीं पे काम करते हैं। तो ऐसा कर करके आपका जो शूद्र कम्युनिटी, वैश्या कम्युनिटी राजा के लिए काम करने से मना कर रहे थे, या टैक्स देने से मना कर रहे थे, या फोर्स लेबर का काम नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने जो लैंड ग्रांट का सिस्टम था, जिसको लैंड दिया गया था, उनके लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग उनको बेटर पे कर पा रहे थे, ठीक है। नाउ अब हुआ क्या सीन, तो अब ये सिस्टम स्टार्ट हो गया। ऐसे करके लैंड ग्रांट का सिस्टम बढ़ गया, लैंड ग्रांट का सिस्टम बढ़ गया। तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आया कि सभी लैंड जो है वो ग्रांट में चली गई है, ठीक है। तो यहाँ से अब लैंड लॉर्ड यानी कि मकान मालिक का सिस्टम शुरू हो जाएगा, वो भी आगे पढ़ेंगे हम, पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कनेक्शन। तो वाई डिड लैंड ग्रांट स्टार्ट? तो ऑफिशियल रीजन एज पर इंस्क्रिप्शन और चार्टर्स, जो हमको इंस्क्रिप्शन और चार्टर से पता चला है, वो क्या पता चला है? किंग्स वांटेड रिलीजियस मेरिट, पुण्य, priest monks needed land to perform religious rituals, real reason more important, there was a serious social and economic crisis in society। देखो, ये चीजें ना हमको इंस्क्रिप्शंस वगैरह से पता चली है कि किंग को ना पुण्य चाहिए था, किंग को ऐसा चाहिए था कि मैं जब मरूं तो मैं स्वर्ग में ही जाऊं, मैंने अच्छे काम किए हैं। तो अच्छे काम की डेफिनेशन क्या है उस टाइम में? उस टाइम में अच्छे काम की डेफिनेशन है कि अगर आप ब्राह्मण्स की सेवा करते हो, उनको दुखी नहीं देखते हो, उनको दुख ना पहुंचाओ आप, ठीक है। तो इस वजह से किंग ने क्या किया, ताकि रिलीज और हाँ, यज्ञ वगैरह भी कर रहे हो आप, तो इस वजह से किंग ने लैंड ग्रांट वगैरह देना शुरू किया, और वहां पे क्या करना स्टार्ट करवाया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, टेम्पल्स वगैरह ओपन करवाए, और जो भी आपके वैदिक रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो सभी किंग ने परफॉर्म किए, ठीक है। ये ना ऑफिशियल रीजन है, लेकिन ये रियल रीजन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्टोरियंस को और सबको ऐसा लगता है कि उस टाइम में ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सीरियस सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी सोसाइटी में, और इसी वजह से किंग जो है सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने लैंड ग्रांट का सिस्टम शुरू कर दिया। अब ये आपका सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस है क्या? तो ये सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस है आपका, कि लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से लोग टैक्स वगैरह नहीं दे रहे थे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इधर, स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट सोसाइटी बिफोर क्राइसिस। अब जब ये क्राइसिस आई थी आपकी, उससे पहले का स्ट्रक्चर क्या था?
द वर्ण सिस्टम वाज द बेस। वर्ण सिस्टम चल रहा था। वैश्यास जो थे वो पीजेंट यानी कि किसान थे, ट्रेडर्स थे, प्रोड्यूस करते थे गुड, और आपके टैक्सेस भी पे किया करते थे। शूद्र आपके लेबरर्स थे, जो कि आपका लेबरिंग का जितना काम होता था वो शूद्र करते थे, ठीक है। नाउ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम देम हेल्प किंग्स, और जो भी इन लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उस टैक्स से किंग क्या करता था, ऑफिशियल्स को और सोल्जर्स को सैलरी देता था, रिवॉर्ड प्रीस्ट को देता था, और लग्जरी गुड्स अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खरीदते थे, और जो उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल थी वो मेंटेन कर पा रहे थे किंग, ठीक है, किससे, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उससे। नाउ अब क्राइसिस के बाद क्या सिचुएशन हुई वो देखो। तो क्राइसिस आपका 3rd से 4th सेंचुरी एडी के आसपास हुआ। अब मेजर सोशल क्राइसिस हैपेंड कॉल्ड कलयुग इन पुराना। देखो, ये जो कलयुग है और अभी जो हम लोग सुनते हैं ना कि सतयुग है, ये है वो, और ये वाला कलयुग चल रहा है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये कलयुग इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये आपका वर्स्ट फेज माना गया है। इस टाइम में कोई आप देखो बहुत ही बुरा मतलब हाल है सोसाइटी का, ठीक है। ये माइथोलॉजिकल वाला कलयुग नहीं है जो आज हम लोग मानते हैं ना, वो कलयुग नहीं है, बल्कि सोशल क्राइसिस का सिंबल है, इसीलिए इसको कलयुग कहा गया है, ठीक है। नाउ हुआ क्या था, तो पीपल स्टॉप्ड फॉलोइंग देयर वर्ण ड्यूटीज। लोगों ने अपनी वर्ण ड्यूटीज निभानी बंद कर दी थी। लोअर क्लासेस ने टैक्स देने से मना कर दिया था, रिफ्यूज टू प्रोवाइड फोर्स लेबर का काम करने से मना कर दिया था, ट्राई टू गेन हायर स्टेटस। और ऐसा कहाँ लिखा है कि हायर स्टेटस के लोग ही ये चीज सीख सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, मैं भी वही करूंगी जो ये लोग कर रहे हैं। तो इस टाइप का माइंडसेट जो है उस टाइम में डेवलप हो गया था। दिस लेड टू, इससे क्या हुआ, वर्ण समकारा यानी कि मिक्सिंग ऑफ सोशल क्लासेस, यानी कि अब सारा कुछ जो है वो इंटरमिक्स होने लग गया था सोसाइटी में। ब्रेक डाउन ऑफ वर्ण सिस्टम, और वर्ण सिस्टम आपका एक तरीके से टूटने लग गया था, ठीक है। और इसी फेज को आपका कलयुग कहा गया है, ठीक है। नाउ रीजंस बिहाइंड द क्राइसिस, रीजन क्या था, तो हेवी टैक्स बर्डन आ गया था किसानों के ऊपर, ऑपरेशन ऑफ लोअर क्लासेस, तो जो लोअर क्लासेस थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट वो लोग करने लग गए थे, ठीक है। नाउ किंग्स फेल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किंग जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो एक ये रीजन था। रिजल्ट क्या आया, पीपल रेबेल्ड इनडायरेक्टली बाय नॉट फॉलोइंग ड्यूटीज, तो लोगों ने ना अपना जो गुस्सा था वो ऐसे ही दिखाया, अपनी सोशल ड्यूटीज नहीं निभाई, टैक्सेस वगैरह देने से मना कर दिया, तो ये वो टाइम पीरियड आ गया क्राइसिस वाला, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि किंग के पास जब पैसे नहीं है तो किंग कैसे सैलरी देगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, स्ट्रिक्ट सोशल कंट्रोल। सबसे पहले तो क्या करो आप, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सोशल कंट्रोल लेके आओ, मतलब कि वैश्यास को और शूद्र को फोर्स करो अपनी ड्यूटीज फॉलो करने के लिए, ठीक है। आप दबाव डालो उनके ऊपर, डिसिप्लिन रिस्टोर करो, ठीक है, ये चीज थी। तो टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति, ये चीज ना मनुस्मृति में लिखी हुई है कि वैश्यास एंड शूद्र शुड बी फोर्स टू फॉलो ड्यूटीज, पॉसिबली लेड टू कोर्जन, यानी कि दबदबा डालो उनके ऊपर, दबाव डालो, फोर्स करो उनको। लेकिन ये अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, लैंड ग्रांट। तो अब आप क्या करो, आपके पास पैसे नहीं है तो आप लैंड ग्रांट देना शुरू करो। तो किंग स्टार्टेड गिविंग लैंड इंस्टेड ऑफ सैलरी टू प्रीस्ट, यानी कि ब्राह्मण्स को और ऑफिशियल्स को। तो किंग ने अब सैलरी की जगह लैंड ग्रांट देना शुरू कर दिया था। नाउ अब एडवांटेजेस ऑफ लैंड ग्रांट ये आप सभी को पता होंगे, टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ता है, ऑफिशियल्स वगैरह वहां पे आ नहीं सकते, तो आप मजे से रह रहे हो, अब जो भी वो लैंड एरिया है वो कंप्लीटली आपके अंडर है। तो फॉर किंग्स नो नीड टू डायरेक्टली कलेक्ट टैक्सेस, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। तो किंग को तो ये था कि वो उसको उस जगह से टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हुआ क्योंकि उस एरिया का जो भी मेंटेनेंस है, जो भी देखभाल है, वो बंदा करेगा जिसको वो लैंड ग्रांट दिया गया है। तो किंग की तरफ से तो ये छुटकारा था किंग को। और फॉर लैंड ग्रांटीज, जिनको लैंड ग्रांट मिला है, वो क्या करेंगे, टैक्स खुद कलेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर उस एरिया में। तो एक तरीके से उस छोटे से एरिया के वही लोग किंग बन गए हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड पीजेंट्स लोकली, और लोकली जो भी लोग वहां पे काम करेंगे उनको कंट्रोल करने का काम भी वो लोग करेंगे।
बाद में लैंड ग्रांट देना उनकी मजबूरी बन गई, तो उन्होंने लैंड ग्रांट दिया, ये सोच के कि अब उस एरिया पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, छुटकारा मिल गया है मुझे। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, जो सेंट्रल कंट्रोल था वो वीक होता चला गया इससे, ठीक है? और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल पावर्स जो है वो राइज़ होने लग गई। बिगिनिंग ऑफ फ्यूडल टेंडेंसीज़, और ये हमने पहले भी देखा है, फ्यूडल टेंडेंसीज़ आ गई कि अल्टीमेटली वो सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हम किंग की बात मान रहे हैं। अब 10 लोगों को भी अगर लैंड ग्रांट दिया गया है, कुछ-कुछ छोटा-छोटा एरिया, उनमें से एक तो रिवोल्ट करेगा ही करेगा, फिर वो अपना किंगडम बनाएगा। तो इस तरीके से पूरा चल रहा है, ठीक है? तो वही है, दिस इज हाउ एंशिएंट सिस्टम स्लोली चेंज इनटू मिडिवल सिस्टम, और यही आपकी शुरुआत थी कि एंशिएंट सिस्टम जो है वो धीरे-धीरे करके मिडिवल सिस्टम में चेंज होता चला गया, ठीक है? इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, राइज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। नाउ अब इसको करने से पहले अभी तक हम लोग कहाँ क्या समझे हैं कि सोशल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है? लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, और किंग्स ने सॉल्यूशन निकाला है कि ठीक है, पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम लैंड ग्रांट दे देंगे, ठीक है? अब यहाँ से आपकी स्टोरी आगे बढ़ने लगती है। अब होता क्या है, इनिशियली जो ये सिस्टम था आपका लैंड ग्रांट का, ये एक इमरजेंसी सॉल्यूशन था, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे करके ये ना एक रेगुलर सिस्टम बन गया। तो कोई भी अगर किंग बन रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसके माइंड में ये चीज़ है कि मुझे सैलरी नहीं देनी है, मुझे लोगों को लैंड ग्रांट्स देने हैं, ठीक है? नाउ अब लैंड ग्रांट में दिया क्या जा रहा है, एक पूरा एरिया दे दिया जा रहा है। उस एरिया में क्या हो रहा है, प्रॉपर विलेजेस वगैरह बन जा रहे हैं विद पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद वो लैंड ग्रांट किसको दिया जा रहा है, मोस्टली ब्राह्मण्स को दिया जा रहा है, कभी-कभी ऑफिशियल्स को भी दिया जा रहा है, ठीक है? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्पेशल प्रिविलेजेस जो उस लैंड ग्रांट के साथ मिल रहे हैं लोगों को, कि उस लैंड से किंग जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, ब्राह्मण्स और जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो खुद ही टैक्स कलेक्ट करेंगे। उनको मतलब पूरा उनको ना पूरा राइट दिया गया है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दिया गया है उस लैंड पर, ठीक है? नाउ ये चीज हो गई है। अब जैसा मैंने आपको समझाया, यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, पावर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? पहले किंग सब कुछ कंट्रोल करता था, अब विलेजेस जो है वो ब्राह्मण्स के कंट्रोल में, ऑफिशियल्स के कंट्रोल में, ठीक है? रॉयल ऑफिसर्स को भी वहां पर एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है? तो एक तरीके से वो आपके मिनी किंगडम्स बनते जा रहे हैं। अब मिनी किंगडम्स एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि कई सारे आपने लैंड ग्रांट्स दे रखे हैं, ठीक है? तो यहीं से लैंड लॉर्ड का सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? तो इनिशियली किंग जो थे वो कुछ पावर्स रिटेन करता था, जैसे कि आपका थीव्स को पनिशमेंट वगैरह वो किंग देंगे, वो ब्राह्मण्स नहीं डिसाइड करेंगे। लेकिन इवेंचुअली जो भी थोड़ा कुछ बचा कुचा राइट किंग के पास था ना, वो भी अब बेनिफिशरीज के पास चला गया, ठीक है? तो क्रिमिनल्स को भी अब वही लोग पनिश करने लग गए, अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर जो है वही मेंटेन करने लग गए। तो जो ब्राह्मण्स है वही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वही जज है और वही एडमिनिस्ट्रेटर है उस एरिया के, जो एरिया उनको मिला था लैंड ग्रांट में। अब प्रॉब्लम एक और है कि जैसे मुझे मिला था लैंड ग्रांट, तो मेरी आगे आने वाली जितनी जनरेशन्स है ना, वो लैंड अब उन्हीं के कंट्रोल में रहेगा। वो ऐसा नहीं कि मैं मर गई तो अब वो किंग के पास लैंड चला गया, नहीं। जो मेरे आगे आने वाले जनरेशन्स हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है? तो अब लैंड ग्रांट में दिए क्या गए, विलेजेस दिए गए, परमानेंट वो सेटअप वहां पे बन गया। तो एक बार दिया गया वो चीज, अब वो चीज हमेशा के लिए उनके पास चला गया, ठीक है? अब इससे हुआ क्या, ग्रेजुअली जो एरिया था किंग के अंडर, वो चीज कम हो गई, और जो लोगों को जिनको लैंड ग्रांट दिया गया ना, वो बहुत बढ़ गया। तो इवेंचुअली यहाँ पे आपका लैंडलॉर्ड का मतलब है जमींदारी टाइप जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है? नाउ इधर देखो, अब की आइडिया क्या है, फ्रॉम द 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स लैंड ग्रांट इंक्रीज अ लॉट, लैंड ग्रांट सिस्टम बहुत बढ़ गया। दिस लेड टू द राइज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, मेनली ब्राह्मण्स एंड ऑफिशियल्स। और लैंडलॉर्ड कौन होते थे, ब्राह्मण्स और ऑफिशियल्स। इसके बाद है आपका नेचर ऑफ लैंड ग्रांट, किस तरीके का लैंड ग्रांट दिया जाता था। तो किंग्स गेव एंटायर विलेजेस टू ब्राह्मण्स, किंग एंटायर विलेजेस ब्राह्मण्स को दे देते थे। दीज विलेजेस वर टैक्स फ्री फॉर द किंग, टैक्सेस वर नाउ कलेक्टेड बाय ग्रांटीज ब्राह्मण्स ऑफिशियल्स, यानी कि जिसको वो लैंड ग्रांट मिला है, उस लैंड पे वही वो लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे जिनको वो लैंड ग्रांट दे दिया गया है, ठीक है? नाउ स्पेशल राइट्स गिवन टू ग्रांटीज क्या क्या थे, the beneficiaries landlords got extra powers, administrative powers, right to govern people in villages। इसके बाद tax collection, could collect all taxes from peasants, law and order, maintain peace and security, later they could also punish criminals। तो ये तीन तरीके के राइट्स उनको दिए गए। पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कि आपका एरिया है, अब आपको वो संभालना है। दूसरा टैक्स कलेक्शन, टैक्स आप ही को कलेक्ट करना है। तीसरा क्या, लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें सीन क्या था कि क्रिमिनल को वो पकड़ते थे, राजा को पहले भेज देते थे कि इसने ये क्राइम किया है, फिर राजा पनिशमेंट डिसाइड करता था। लेकिन बाद में जाके ये चीजें भी वही लोग संभालने लग गए, वही लोग क्रिमिनल्स को पनिशमेंट भी देने लग गए। नाउ रॉयल ऑफिसर्स अलाउड नहीं थे उन विलेजेस में, एंट्री भी उनकी अलाउड नहीं थी। दिस मेड दीज विलेजेस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स, और इससे हो गया क्या, जो भी विलेजेस हैं वो धीरे धीरे करके आपके इंडिपेंडेंट यूनिट बनते चले गए। वहां पे किसी राजा का कोई कंट्रोल नहीं, कोई हक नहीं, कुछ नहीं। जिसको वो
एरिया मिल गया है उसका कंट्रोल है, ठीक है। नाउ परमानेंट नेचर ऑफ ग्रांट्स, विलेजेस वर गिवन इन परपेचुअलिटी यानी कि फॉरएवर, यानी कि हमेशा के लिए मिल गया है उसको, ठीक है। मींस वंस ग्रांटेड किंग कुड नॉट टेक इट बैक, एक बार दे दिया गया है तो किंग उसको वापस नहीं ले सकता है। डिक्लाइन ऑफ किंग्स पावर, बिकॉज ऑफ लैंड ग्रांट्स किंग लॉस्ट टैक्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जुडिशियल अथॉरिटी। अब लैंड ग्रांट इतना बढ़ गया कि एक टाइम के बाद किंग के पास कोई पावर बची ही नहीं, ठीक है। कोई टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ही नहीं अब, ठीक है। थोड़ा बहुत ही एरिया है किंग के अंडर, और जुडिशियल अथॉरिटी भी पूरे तरीके से खत्म हो गई है, ठीक है। नाउ मेनी एरियाज बिकम फ्री फ्रॉम रॉयल कंट्रोल, बहुत सारे एरिया रॉयल कंट्रोल के एकदम बाहर चले गए। दिस वीकेंड द सेंट्रल अथॉरिटी, और इससे आपकी जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, किंग की जो पावर थी वो आपकी वीक होती चली गई, ठीक है। नाउ कंपैरिजन विद अर्लियर पीरियड्स, अब इसको अगर हम पहले के पीरियड से कंपेयर करें, पहले मॉडर्न पीरियड से शुरू करते हैं। तो मॉडर्न पीरियड के टाइम में आपको पता है सेंट्रलाइज पूरा पावर सिस्टम था। नाउ वहां पे किंग के ऑफिसर्स टैक्स कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, ऑफिशियल्स को जो सैलरी है वो कैश में दी जाती थी। तो पूरा का पूरा कंट्रोल इवेंचुअली किसके पास है, किंग के पास है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि मॉडर्न पीरियड की अगर बात करें तो वहाँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल था। टैक्सेस कलेक्टेड बाय किंग्स ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बाय स्टेट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स वर पेड इन कैश, और ऑफिशियल्स को जो सैलरी थी वो कैश में दी जाती थी। नाउ कुशान एंड गुप्ता पीरियड की अगर बात करें, कंटिन्यूड पेमेंट इन कॉइन गोल्ड एंड कॉपर। कुशायन पीरियड भी आपको पता है गोल्ड के कॉइन या कॉपर के कॉइन यूज करते थे, सैलरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था। लेकिन लैंड ग्रांट इस टाइम तक स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिशनल फेज माना जा सकता है, यूज्ड फॉर आर्मी एंड हाई ऑफिशियल्स, ठीक है। नाउ आफ्टर 6th सेंचुरी एडी मेजर चेंजेस, पेमेंट सिस्टम चेंज, इंस्टेड ऑफ कैश लैंड वाज गिवन एज अ सैलरी। तो वो जो चीज है ना आपकी 6 से 7 सेंचुरी, यानी कि ये इस टाइम में ना आपका कुशान एम्पायर और गुप्ता पीरियड में बहुत ही स्मॉल मात्रा में ये चीज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन लेटर जाके 6 से 7th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पर आप देखोगे लैंड ग्रांट का सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। नाउ रोल ऑफ हर्षवर्धना, ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफिशियल स्टार्टेड गेटिंग लैंड इंस्टेड ऑफ सैलरी। नाउ अब मुझे ये बताओ आप, हर्षवर्धना किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए किस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। नाउ इनके टाइम में भी जो ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी जो है लैंड में मिलती थी, उनको पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बेनिफिशियरीज इंक्लूडेड, कौन कौन थे जिनको ऐसे लैंड का सिस्टम था, लैंड ग्रांट मिलता था? तो वो गवर्नर्स थे, मिनिस्टर्स, मजिस्ट्रेट्स, अदर ऑफिसर्स, तो इन सभी को दिया जाता था लैंड ग्रांट, ठीक है। फिर आपका इम्पैक्ट ऑफ दिस सिस्टम हुआ क्या, राइज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो आपका जमींदारी सिस्टम होता है ना वो सिस्टम आपका स्टार्ट हो चुका था। Officials and Brahmins became powerful landowners, creation of vested interest, landholders focused on their own benefit, not on king's authority, weakening of state, king's control reduced significantly। अब हुआ क्या इससे, obviously अब जो जगह दी गई है ना, मतलब जिनको भी, उन लोगों ने क्या किया, अब क्योंकि वो जगह उनकी है, अब वो लोग वहां पे खेती करेंगे, लोग आके वहां पे रहेंगे, गांव बसेंगे वहां पे। अल्टीमेटली आपको जो है ना टैक्स उसको देना पड़ेगा, किराया उसको देना पड़ेगा, मकान आप कहीं बना रहे हो तो उसके लिए उस पैसा उसको देना पड़ेगा, आपका एक्चुअली में वहां पे कोई जगह है ही नहीं। तो ये जो पूरी चीज थी ना, ये जो आपका लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम था काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे पावर सेंटर्स भी आपके बन गए थे, तो एक पूरा स्टेट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में आपका डिवाइड होने लग गया था, ठीक है। इसके बाद है आपका बिग हिस्टोरिकल चेंज, तो 7th सेंचुरी एडी से लैंडलॉर्ड सिस्टम जो है पूरे तरीके से डेवलप हो गया था। सेंट्रल अथॉरिटी आपकी डिक्लाइन हो गई थी, पावर शिफ्ट हो गई थी किंग से लोकल लैंडलॉर्ड्स के पास, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जो आपका 6th से 7th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड है ना एडी वाला, ये काफी ज्यादा मतलब इसमें काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ये टॉपिक राइज ऑफ लैंडलॉर्ड्स वाला। इसके बाद है हमारा न्यू अग्रेरियन इकोनॉमी। अब एक चीज अगर आप लोग देखो तो लैंडलॉर्ड का सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ, सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हुआ क्या। लैंड ग्रांट का सिस्टम दिया गया। लैंड ग्रांट का सिस्टम क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि किंग्स को जो वैश्या शूद्र वगैरह थे उन लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से लैंड ग्रांट का सिस्टम आपका शुरू हुआ। अब लैंड ग्रांट का सिस्टम जैसे जैसे आपका बढ़ा, वैसे वैसे जो लोकल पावर्स थी वो आपकी बढ़ने लग गई, यानी कि लोग खुद को ही राजा मानने लग गए। जो छोटा एरिया उनको दिया गया, इस एरिया के अब मैं ही किंग हूँ अब इस एरिया की, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम डेवलप हो गया इवेंचुअली। अब हुआ क्या, किंग के कंट्रोल से तो बाहर चला गया। अब वो जो जमीन मिली है ना वो आगे आने वाली मेरी जनरेशन के लिए भी काम आएगी, किंग का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है अब, ठीक है। तो ये सीन था। अब लैंड ग्रांट बढ़ा जैसे जैसे, वैसे वैसे आपकी लोकल पावर भी एमर्ज होने लग गई, और इवेंचुअली आप देखो एक टाइम ऐसा आएगा जब सेंट्रल पावर जो है वो पूरे तरीके से वीक पड़ जाएगी, ठीक है।
तो ये था पूरा आपका टॉपिक। इसके बाद जो है न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी। अब एक चीज़ देखो, अब तक हमने क्या देखा, लैंड ग्रांट्स दिए गए, ब्राह्मण्स और जो ऑफिशियल्स है वो आपके लैंडलॉर्ड्स बन गए, किंग का कंट्रोल कम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि लैंड मिल गया, बट उसको कल्टीवेट कौन करेगा, यानी कि उस लैंड पे काम कौन करेगा। और यहीं से आपका जो ये पूरा सिस्टम है न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी का, ये सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, नाउ देखो, ब्राह्मण्स एंड ऑफिशियल्स जो थे ये ज्यादातर आपके नॉन कल्टिवेटिंग क्लास थी। ठीक है, मतलब कि वो लोग खुद खेती नहीं करते थे, और उस टाइम पे ना एज अ टैबू समझा जाता था, अगर मैं खुद अपने खेत पे जा रही हूँ काम करने के लिए तो वो उन लोगों ने सॉल्यूशन ही निकाला कि हम ना एक काम करेंगे, जो आपके पीजेंट्स हैं और जो ये लोग हैं ना, इनको हम लोग हायर करेंगे, वो हमारे बदले हमारी जमीन पे खेती करेंगे, और उनको हम सैलरी में या तो अनाज दे देंगे, या तो क्योंकि ब्राह्मण्स को तो बहुत सारे पैसे मिलते थे टेम्पल्स वगैरह से, दक्षिणा वगैरह मिलते थे, तो उन लोगों ने सोचा हम उनको सैलरी दे दिया करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा काम स्टार्ट हुआ। फिर ब्राह्मण्स ने अपनी जमीन पे जैसे लोग आके बसने लग गए ना, तो उनसे भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आप देखो, जो लैंड पहले किंग ने दिया है ब्राह्मण्स को, कई बार वो लैंड ना जंगल वाले लैंड होते थे, तो अब वो नया एरिया भी कल्टीवेट हो रहा है। तो इस तरीके से न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी जो है ये आपकी डेवलप हो रही है। ठीक है, नाउ की आइडिया क्या है, अ मेजर चेंज हैपेंड इन द अग्रेरियन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड यूज एंड फार्मिंग डेवलप्ड। नाउ लैंड ओनर्स जो थे वो कल्टिवेटर्स नहीं थे। पहले क्या था, किसान की जमीन है और किसान ही उसके ऊपर कल्टिवेट कर रहा है, लेकिन अब लैंड ओनर्स आपके डिफरेंट है, ब्राह्मण से ऑफिशियल्स है, और कल्टीवेटर्स डिफरेंट है जो किसान वगैरह है। तो ये दो अब अलग अलग क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, तो वही है, फार्मिंग वाज डन बाय पीजेंट्स, शेयर क्रॉपर्स, नॉट बाय लैंड ओनर्स। तो लैंड ओनर जो है वो खुद फार्मिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ हु कंट्रोल द लैंड, लैंड वाज ओन्ड बाय ब्राह्मण्स ऑफिशियल्स। तो यही दो क्लासेस थी जिनको लैंड ग्रांट्स दिए गए थे, और यही लोग पूरा जो वो सिस्टम था लैंड का वो ओन करते थे। बट दे डिड नॉट कल्टिवेट लैंड देमसेल्व्स, दे ऑल्सो डिड नॉट डायरेक्टली कलेक्ट रेवेन्यू। अब वही है, छोटा राजा बन गया है ये अपने एरिया का, वो लोगों को हायर कर रहा है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी लोग हायर कर रखे हैं, और फिर उन लोगों को काम भी पकड़ा रखा है, और फिर उन लोगों से टैक्स भी ले रहा है। ठीक है, तो ये सीन था। इसके बाद है आपका हु एक्चुअली फार्म द लैंड। अब लैंड पे काम एक्चुअली किया किसने, तो पीजेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स ने किया, डिड द एक्चुअल कल्टीवेशन वेयर अटैच्ड टू द लैंड बट हैड नो लीगल ओनरशिप। पर उनके पास कोई लीगल ओनरशिप नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली काम वही लोग कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मीनिंग दे वर्कड ऑन लैंड बट लैंड बिलोंग टू लैंडलॉर्ड्स। तो वो लोग लैंड पे काम तो कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन वो जो लैंड है वो एक्चुअली में लैंडलॉर्ड्स को बिलोंग कर रही है। ठीक है, नाउ एविडेंस फ्रॉम फॉरेन ट्रैवलर्स। अब इनके ना हमको क्या एविडेंस मिलते हैं कि ऐसे मतलब पूरा सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था। तो सबसे पहले आपके ई सिंह ये कहते हैं कि मोनेस्ट्रीज गॉट लैंड कल्टिवेटेड बाय सर्वेंट्स एंड अदर वर्कर्स। तो जो आपके मोनेस्ट्रीज वगैरह के लिए जो लैंड दिए गए थे ना, वहां पे जो कल्टीवेशन का काम होता था वो भी सर्वेंट या अदर वर्कर्स किया करते थे, जिनको दिया गया है वो लैंड वो लोग नहीं करते थे। नाउ ह्यूंग जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, शूद्र बिकेम एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी कि शूद्र जो है अब खेती बाड़ी करने लग गए थे। दिस शोज दे वर नो लॉन्गर जस्ट स्लेव्स लेबरर्स, यानी कि अब वो सिर्फ एक स्लेव या लेबरर्स नहीं है, बल्कि दे मे हैव हैड टेम्पररी कंट्रोल ओवर लैंड। हो सकता है आगे जाके या अभी इनके पास कोई टेम्पररी कंट्रोल आ जाए लैंड का। ठीक है, नाउ चेंजेस इन ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरिया में क्या चेंजेस मिले हमें, when land was granted in tribal regions, peasants came under control of Brahmins, religious landlords. Especially after 5th 6th century AD, Brahmins got large land grant। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, कोई अगर एक ट्राइबल एरिया वाला लैंड किसी ब्राह्मण को मिला है, तो जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको ब्राह्मण एजुकेट करते थे, पूरी वर्ण सिस्टम के बारे में समझाते थे, सोसाइटी के बारे में समझाते थे, और खेती बाड़ी का काम उनसे कराते थे। ठीक है, इसके बाद है आपका रेस्ट्रिक्शंस ऑन पीजेंट्स, कि जो किसान था उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी थे। क्या थे, फ्रॉम 6th century onwards, peasant and sharecroppers were forced to stay on land। वही जहां पे खेती कर रहे हो वहीं पे रहो आप, not allowed to leave, उनको जाने को से मना कर दिया गया। रीजन स्टार्टेड इन उड़ीसा, डेक्कन, इन एरियाज में ये सिस्टम जो है आपका स्टार्ट होने लग गया था। लेटर स्प्रेड टू गंगा प्लेन्स, यानी कि नॉर्थ इंडिया में भी ये धीरे धीरे करके सिस्टम आ गया आपका। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी में, रिड्यूस मोबिलिटी, peasants and artisans could not move freely, were tied to villages। तो वही है कि उन लोगों को फ्रीली, बंधुआ मजदूर का नाम सुना है आपने, कुछ उस तरीके की चीजें भी वहां पे होने लग गई थी, और लोगों को फोर्सफुली काम करवाया जाता था, जहां काम कर रहे हो वहीं रहो, आप अपनी इच्छा अनुसार ये जगह छोड़ के नहीं जा सकते। ये सारा सिस्टम डेवलप हो गया था। ठीक है, नाउ सेमी सर्वाइल कंडीशन, ऑलमोस्ट लाइक बॉन्डेड लेबर, वही नॉट स्लेव्स बट नॉट फ्री इधर। तो वही है कि आप एक तरीके से बंधुआ मजदूर हो, टेक्निकली वो टर्म नहीं दिया गया है, लेकिन आप इतना फ्री भी नहीं हो कि अपनी मर्जी से कुछ काम कर सको। तो आपके ऊपर एक तरीके से वो लोग जो है ना, जबरदस्ती का मतलब ओनरशिप दिखाने लग गए हैं।
इसके बाद है बिग स्ट्रक्चरल चेंज। क्या? अर्लियर पीजेंट्स हैड मोर फ्रीडम, नाउ पीजेंट्स बिकेम डिपेंडेंट ऑन लैंडलॉर्ड्स बाउंड टू लैंड। ठीक है, तो वही है, पहले किसानों को थोड़ी ज्यादा फ्रीडम दी जाती थी, बट अब जो है किसान बेचारा एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि आपने मेरी खेत पे, आपने मेरी जमीन पे काम करना है। अब उस बेचारे ने काम करना शुरू किया तो उसको पूरा सीजन वहीं रहना पड़ेगा। अब उस बीच उसने थोड़े बहुत पैसे अगर उधार ले लिए होंगे किसान से, तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कैसे उसकी जनरेशन है जो वो पैसा चुका रही है उसी लैंड पे काम कर करके, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो इवेंचुअली वो जो काम है, मतलब वो उसकी पूरी जनरेशन उसी के लिए काम कर रही है। तो ये पूरा सिस्टम आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, नाउ बिग पिक्चर, तो दिस शोज rise of feudal agrarian system, division between landowners, cultivators, economy became decentralized, controlled by local landlord। तो इकोनॉमी आपकी लोकल लैंडलॉर्ड कंट्रोल कर रहा है, डिसेंट्रलाइज यानी कोई एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। नाउ यहाँ पे क्लियरली डिवीजन हो गया है, लैंड ओनर अलग है और जो उस लैंड पे एक्चुअली काम कर रहे हैं वो अलग है। ठीक है, तो ये एक फ्यूडल एग्रेरियन सिस्टम जो है डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका आज का सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसके बाद है आपका डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे हमारे पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर। आई होप आपको कोई डाउट ना हो। बाकी अगर आपको जीएस के नोट परचेज करने हैं तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। कोई डाउट हो तो बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।